हेलो फ्रेंड्स, ये जो सेशन है ये जो रिकॉर्डिंग है ये रिकॉर्डिंग है इनइक्वालिटीज़ के लिए। तो उसके बेसिक्स फंडामेंटल्स में इस वाले रिकॉर्डिंग में मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो कुछ ऐसी है कि a इज़ ग्रेटर देन b। ये जो सिंबल्स हैं पहले हम वो सीखेंगे। अब जब मैं लिखता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b, तो जिसकी साइड मुंह खुला होता है सिंबल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे a की साइड मुंह खुला हुआ है तो मतलब a बड़ा होगा। जिसकी साइड मुंह बंद है आप देख सकते हैं b की साइड मुंह बंद है तो वो छोटा होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। अब आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि b की साइड जो है आप देख सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट है और a की साइड दो पॉइंट्स है। तो जिसकी साइड ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो बड़ा होगा, तो a इज़ ग्रेटर देन b इस तरीके से होगा। नेक्स्ट, a इज़ लेसर देन b या फिर a स्मॉलर देन b। तो आप देख सकते हैं कि b की साइड मुंह खुला हुआ है, b की साइड दो पॉइंट्स हैं, a की साइड एक ही पॉइंट है, दैट मीन्स b की वैल्यू बड़ी होगी a से। a इक्वल्स टू b। आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं कि a जो है और b जो है इन दोनों के बीच में दो इक्वल्स टू का साइन है, दैट मीन्स दोनों की साइड आप देख सकते हैं दो दो पॉइंट्स हैं। दैट मीन्स दोनों की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब ये कि दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब अगर हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, इन सिंबल्स को मिला देते हैं तो क्या आता है। पहला सिंबल आता है a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b। इसका मीनिंग होता है कि a की वैल्यू b से बड़ी है या फिर a की वैल्यू b के समान है। राइट, a इज़ ग्रेटर देन b और a इज़ इक्वल्स टू b। राइट, कुछ ऐसा हो सकता है। a इज़ लेसर देन और इक्वल टू b। इसका मीनिंग होता है कि a की वैल्यू b से या तो छोटी है या फिर a की वैल्यू b के समान है। दोनों साथ में नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक होगा। आप देख सकते हैं a इज़ लेस देन b और इक्वल टू b लिखा हुआ है। एंड लास्ट सिंबल a इज़ नॉट इक्वल टू b। दैट मीन्स a की वैल्यू b से छोटी होगी या फिर a की वैल्यू b से बड़ी होगी। और आएगा एंड नहीं आएगा। राइट, a इज़ ग्रेटर देन b और लेसर देन b, ऐसा हो सकता है। तो ये हैं कुछ बेसिक्स। एक तरीके से देखा जाए तो ये सब बेसिक्स हैं और इन्हीं पे से सम बनता है। हम सम देखेंगे कुछ किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला एक जो एग्जांपल है वो है कि a इज़ ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। तो अगर मैं पूछूं कि a और c के बीच में सिंबल कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा कि a और c के बीच में आएगा ग्रेटर देन का सिंबल। ऐसा क्यों होगा, हम वैल्यूज़ रख के देख सकते हैं। अज्यूम कीजिए कि c की वैल्यू है 10, तो b की वैल्यू जो होगी वो c से बड़ी होगी, डेफिनेटली बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी हमको नहीं पता। हम ऐसा मान के चलते हैं कि b की जो वैल्यू होगी वो c से एक नंबर बड़ी है। दैट मीन्स b की वैल्यू हो जाएगी 11। राइट, 11 लाख भी 11 लैक्स हो सकती है, 11 करोड़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बी का वैल्यू सी से कितना भी बड़ा हो सकता है। अब अज्यूम करें कि ए की वैल्यू बी से भी बड़ी है, एक नंबर बड़ी है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 12। तो देखेंगे तो ए की वैल्यू है 12, सी की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे हमें मिलता है कि ए इज़ ग्रेटर देन सी। इसी तरीके से अगर आप देखें तो D इज़ लेसर देन M इज़ लेसर देन F इज़ लेसर देन B इज़ लेसर देन K। अगर ये वाला आप देखें तो यहाँ पे K जो है वो सबसे बड़ा होगा और D जो है सबसे छोटा होगा। तो D और K के बीच में क्या आ सकता है, तो D और K के बीच में लेसर देन का सिंबल आ सकता है। यही टेक्निक अगर हम यूज़ करें तो D की वैल्यू 10 होगी, M होगा अगर हम गैस करें कि एक नंबर उससे बड़ा है, कितना भी बड़ा हो सकता है पर हम उसको एक नंबर ही बड़ा रखते हैं, तो M होगा 11, F होगा 12, B होगा 13, K होगा 14। तो आप देख सकते हैं K हो जाएगा 14 एंड D इज़ 10। इस तरीके से D और K के बीच में आएगा लेसर देन का सिंबल। आगे अगर ऐसा बोला जाए A इज़ ग्रेटर देन B इक्वल्स टू C, तो इसमें A और C के बीच में आएगा ग्रेटर देन का सिंबल। क्यों ऐसा होगा, आप देख सकते हैं अगर C की वैल्यू मैं 10 रखता हूँ तो B की वैल्यू भी आएगी 10 और A की जो वैल्यू होगी वो B से बड़ी होगी। राइट, यहाँ पे पता है। तो A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10.1 भी हो सकती है, 10.2 कुछ भी हो सकती है। हम एक नंबर बड़ा लेते हैं A को, तो A की वैल्यू होगी 11। तो A की वैल्यू है अगर 11 तो C की वैल्यू होगी 10, विच मीन्स A इज़ ग्रेटर देन C। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ P इज़ लेसर देन Q इक्वल्स टू T। राइट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर P और T के बीच में क्या आएगा तो T होगा ग्रेटर देन P।
राइट। तो आप देख सकते हैं अगर ये 10 हुआ तो Q इससे बड़ा होगा। एक नंबर अगर मैं बड़ा रखता हूँ इसको तो ये होगा 11, तो T जो होगा Q से एक नंबर बड़ा होगा, T जो होगा सॉरी Q के समांतर होगा, तो T और Q दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे P और T की अगर आप वैल्यू की बात करें तो P की वैल्यू होगी 10, T की वैल्यू होगी 11। तो इस तरीके से P और T बड़े होंगे। एक और ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। तो आप देखते हैं अब अगर मैं बोलूँ ए और जेड के बीच में क्या आएगा तो इसमें ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। कैसे? तो आप देख सकते हैं ए और एम, ए से लेकर एम तक सबकी वैल्यू समान होगी। अगर ये 10 भी मैं रखता हूँ तो बी और जेड तक की आप देख सकते हैं कि सबकी वैल्यू समान होगी, लेकिन एम की वैल्यू जो होगी वो बी से बड़ी होगी। तो अज्यूम कीजिए कि जैसे कि सब मैंने कहा कि सबकी वैल्यू सेम है, 10 है यहाँ पे, एम की वैल्यू अगर 10 होती है तो बी की वैल्यू उससे कितनी होगी, वही टेक्निक यूज़ करेंगे, एक नंबर से उसको छोटा मानेंगे, m की वैल्यू होगी 9। दैट मीन्स z की भी वैल्यू 9 ही होगी क्योंकि b से लेकर z तक सबकी वैल्यू समान है। a की वैल्यू हो जाएगी 10, z की होगी 9। तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अगर कितने भी आपके सामने इक्वल्स टू हों वो सब न्यूट्रल काम करेंगे, वो सब होंगे बिल्कुल न्यूट्रल। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कोई एग्जांपल आए कि a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b ग्रेटर देन d, तो a और d के बीच में क्या आएगा? तो a और d के बीच में आएगा ग्रेटर देन। क्यों ऐसा होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a इज़ ग्रेटर देन b हो जाएगा। ओके, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे a और b के बीच में, यहाँ पे एक्चुअली दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। कौन सी दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी बन सकती है a इज़ ग्रेटर देन b ग्रेटर देन d, b और d के बीच में तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन ही आएगा। यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी बन सकती है इक्वल्स टू बी, बी ए इज इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन बी। ए और बी के बीच में क्या आ सकता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू आ सकता है। इस वाली पॉसिबिलिटी में भी ए इज़ ग्रेटर देन डी ही आएगा, इस वाली पॉसिबिलिटी में भी ए इज़ ग्रेटर देन डी आएगा। आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए इज़ ग्रेटर देन डी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आया a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू c ग्रेटर देन और इक्वल टू l, तो a और l के बीच में आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्यों ऐसा होगा उसका रीज़न में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देखें, a और c के बीच में ग्रेटर देन और इक्वल टू है, सॉरी लेसर देन और इक्वल टू है, और c और l के बीच में भी लेसर देन और इक्वल टू है। अगर आप देखें तो ये दोनों हो सकते हैं इक्वल्स टू, राइट। ये दोनों हो सकते हैं इक्वल्स टू, ये दोनों हो सकते हैं लेसर देन। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाला जो ए और सी के बीच में सिंबल हो वो लेसर देन हो, और सी और एल के बीच में जो सिंबल हो वो इक्वल्स टू हो। ऐसा भी हो सकता है ए और सी के बीच में जो सिंबल हो वो इक्वल्स टू हो, और सी और एल के बीच में जो हो वो लेसर देन हो। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट वाला जो पॉसिबिलिटी बन रहा है उसमें ए और एल दोनों इक्वल होंगे। सेकंड वाला जो हो रहा है ए जो है छोटा होगा एल से, ए इज़ लेसर देन एल। सेकंड वाला होगा उसमें भी ए इज़ लेसर देन एल, और थर्ड वाला ए इज़ लेसर देन एल, और फोर्थ वाला जो होगा वो भी ए इज़ लेसर देन एल बनेगा। अब अगर हम देखें तो तीन पॉसिबिलिटी बन रही ए इज़ लेसर देन एल की, एक पॉसिबिलिटी बन रही है ए इक्वल्स टू एल की। लेकिन क्या ए इज़ लेसर देन एल मेजोरिटी होने के कारण क्या आंसर वही आएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम 100% श्योर नहीं है कि ए इज़ लेसर देन एल होगा। 25% आपको पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ए इक्वल्स टू एल भी हो सकता है। तो हम किसी के लिए अगर 100% श्योर नहीं होते हैं तो उस संभावना को हम जनरली नहीं लिखते हैं, उस संभावना को हम फिलहाल मान्यता नहीं देंगे। हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये संभावना गलत है, या फिर ये संभावना 100% श्योर नहीं है, इसीलिए वो मान्य नहीं की जाएगी। तो देखिए, ए और एल के बीच में दो चीज़ें अब हो रही हैं, आइदर लेसर देन और इक्वल टू। तो ए और एल के बीच में आएगा लेसर देन और इक्वल टू का सिंबल, जो कि आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से जज कर सकते हैं, राइट। आगे का एक और
टर्म देखते हैं, एक और बेस देखते हैं, एक और चीज़ देखते हैं क्या हो सकता है। सिंबल्स की भाषा में अगर बात करें तो ए इज़ ग्रेटर देन बी लेसर देन सी, तो ए और सी के बीच में क्या आएगा, ए और सी के बीच में क्या आ सकता है देखते हैं, राइट। तो हम वही वैल्यूज़ रख के देखेंगे। अगर सी मान के चले 10 हो तो बी क्या हो सकता है, बी जो होगा सी से छोटा होगा, बी जो है सी से कम होगा, बी हम मान के चलते 9 हो सकता है। वही चीज़ एक नंबर से उसको छोटा रखते हैं। अब ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, राइट। कितनी बड़ी हो सकती है, एक नंबर बड़ी हो सकती है। अगर एक नंबर बड़ी हुई तो ए और सी के बीच में आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू सेम है, तो ए और सी के बीच में आ जाएगा ए इक्वल्स टू सी। अज्यूम कीजिए कि सिर्फ 10 नंबर, एक ही नंबर बड़ी नहीं है, कुछ और ज़्यादा बड़ी है, 3 या 4 नंबर बड़ी है। हम एक काम करते हैं, ए को बी से 3 नंबर बड़ा रखते हैं, हम ए की वैल्यू रखते हैं 12। तो आप देख पाएंगे कि ए इज़ ग्रेटर देन सी अब हो रहा है, ए की वैल्यू सी से ज़्यादा है। अज्यूम कीजिए न एक नंबर बड़ा हो न 3 नंबर बड़ा हो, सिर्फ आधा नंबर बड़ा हो, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9.5। अब आप देख पा रहे हैं कि ए जो है बी से बड़ा है, लेकिन ए जो है वो सी से, ए जो है वो सी से डेफिनेटली छोटा है, राइट। ए की वैल्यू है 9.5, सी की है 10, तो ए इज़ लेसर देन सी होगा, राइट। तो कभी भी कोई ऐसी अपोजिट साइंस आती हैं, ऐसी साइन आती है या फिर ऐसी आप देख पा रहे हैं ए और सी के बीच में अपोजिट साइंस आती हैं, तो जनरली हम डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो इन 3 पॉसिबिलिटीज़ में से ही कुछ आंसर होगा। तो जनरली ऐसा आंसर होगा कि कैन नॉट बी डिटरमिन, राइट। हर बार ऐसा आंसर नहीं होगा। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एग्जाम्पल काम करता है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल रखा है, और ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा कह रहा है कि स्टेटमेंट्स है हमारे पास दो, डी इज़ ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन यू एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ई, एंड एन इज़ लेस देन यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जे, और 4 कंक्लूजन है हमारे सामने। देखेंगे कि कौन से कंक्लूजन सही होंगे, क्या सही होना चाहिए। फर्स्ट कंक्लूजन अगर देखें हम यहाँ पे, तो वो लिखा है डी इज़ ग्रेटर देन ई, डी इज़ ग्रेटर देन ई। वेरीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि डी इज़ ग्रेटर देन ई होगा, राइट। कुछ ऐसा है हमारे पास, स्टेटमेंट ऐसा बनता है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, u और e के बीच में दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है, एक है ग्रेटर देन एंड दूसरा है इक्वल्स टू। अगर दोनों ही में देखा जाए तो d जो है e से बड़ा हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट वाला जो होगा आंसर क्या होगा, सही होगा, d इज़ ग्रेटर देन e, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या वो सही होगा या गलत होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ऐसा लिखा है, e इज़ लेसर देन और इक्वल टू j। तो देखा जाए तो ई जो है ऊपर वाले स्टेटमेंट में है, जे जो है नीचे वाले स्टेटमेंट में है, लेकिन दोनों ही एक एलिमेंट यू से जुड़े हुए हैं। तो आप नोटिस कर पाएंगे कि ई जो है वो लेस देन और इक्वल टू यू है। अब कैसे लेस देन और इक्वल टू यू है तो समझाता हूँ। अगर आप ए इज़ ग्रेटर देन बी लिखें या बी इज़ लेसर देन ए लिखें, उसका आंसर बिल्कुल सेम ही होगा, वो दोनों सेम ही है, राइट। आप देख पा रहे हैं दोनों में ए बड़ा है बी छोटा है। सिमिलर आप यहाँ पे भी नोटिस कर पाएंगे कि ई है वो छोटा है यू से या फिर इक्वल टू है यू से। आप देख पा रहे हैं ई की साइड मुंह बंद है, यू की साइड मुंह खुला हुआ है, राइट। तो हम इसी चीज़ को थोड़ा सा उल्टा के लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ई इज़ लेस देन और इक्वल टू यू, ई की साइड मुंह बंद, यू की साइड मुंह खुला। फिर लिखा है यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जे, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यू की साइड मुंह खुला है, जे की साइड मुंह बंद है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ई और जे के बीच में दो अपोजिट साइंस मुझे मिलते हैं, मुझे दो अपोजिट साइंस मिलते हैं। तो ये दो अगर दो अपोजिट साइंस हुए तो हम डेफिनेटली नहीं बोल पाएंगे कि ई और जे के बीच में लेस देन या इक्वल टू ही आएगा, हो सकता है ग्रेटर देन भी आए। हमने देखा था अपोजिट साइंस में 3 पॉसिबिलिटी थी, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। यहाँ पे सिर्फ लेस देन और इक्वल टू की बात की गई, तो वो सही नहीं होगा, 100% श्योर नहीं है, इसीलिए इसको नकारेंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज एम इज़ ग्रेटर देन एन। तो अगर देखा जाए एम इज़ ग्रेटर देन यू लिखा हुआ है, एम इज़ ग्रेटर देन यू, एंड यू की साइड मुंह खुला हुआ है और एन की साइड बंद है, तो कुछ इस तरीके से होगा, यू की साइड मुंह खुला, एन की साइड बंद। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चलता है एम इज़ ग्रेटर देन एन। लास्ट देखेंगे,
लास्ट हमारे पास ऐसा है कि d इज़ ग्रेटर दैन j। तो अगर देखा जाए तो d जो है वो u से बड़ा होगा, d इज़ ग्रेटर दैन m, m इज़ ग्रेटर दैन u। फिर अगर देखें u इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू j होगा, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, d इज़ ग्रेटर दैन m ग्रेटर दैन u ग्रेटर दैन j, और u और j के बीच में एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है जैसी होगी, u इज़ इक्वल्स टू j। लेकिन आप दोनों में ही देखें तो d इज़ ग्रेटर दैन j फर्स्ट में भी हो रहा है, d इज़ ग्रेटर दैन d इज़ ग्रेटर दैन j सेकंड में भी हो रहा है, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। तो हमारा देखिए फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर राइट। तो कुछ ये है बेस इनइक्वालिटीज़ का।